गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास इस विषय का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से विद्वानों ने इसका काल विभाजन और नामकरण किया है। अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार से इसका काल विभाजन और नामकरण किया है, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया काल विभाजन ही सर्वमान्य है। सभी लोगों ने इनके काल विभाजन को माना है, क्योंकि इनके काल विभाजन में एक वैज्ञानिक आधार देखने को मिलता है। तो आचार्य शुक्ल का काल विभाजन इस प्रकार से है। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी। उन्होंने वीर गाथा काल की संज्ञा क्यों दी? वो इसलिए क्योंकि इस युग में जितनी भी रचनाएं की गईं उसमें राजाओं की वीरता, उनके शौर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, जिसमें वीरता की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इसलिए आचार्य शुक्ल ने इस प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी। और उन्होंने पूर्व मध्यकाल, जिसको उन्होंने भक्ति काल के नाम से पुकारा। तो भक्ति काल का नाम उन्होंने क्यों प्रयोग किया? क्योंकि इस काल में भक्ति की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इसी प्रकार उन्होंने उत्तर मध्यकाल, जिसे कि रीति काल की संज्ञा दी। तो क्योंकि इस काल में रीति ग्रंथों की प्रचुरता देखने को मिलती है, इसीलिए आचार्य शुक्ल ने इसे रीति काल कहा। अब हम आते हैं आधुनिक काल पर। तो आधुनिक काल को आचार्य शुक्ल के द्वारा गद्य काल नाम दिया गया। गद्य काल नाम क्यों दिया गया? क्योंकि आधुनिक काल से पूर्व हिंदी का जो साहित्य था वो काव्य के रूप में लिखा जाता था। गद्य की शुरुआत आधुनिक काल में ही होती है और वह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। इसलिए आचार्य शुक्ल ने इसी विशेषता को दृष्टिगत रखते हुए आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी। तो आचार्य शुक्ल के इस विभाजन को सभी विद्वानों ने थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ स्वीकार किया है। तो अब हम आदिकाल के अन्य नामों की जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि आदिकाल को विद्वानों ने कई नामों से पुकारा है, उसे कई नामों की संज्ञा दी है। जिसमें सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे चारण काल कहा। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जहां इसको आदिकाल की संज्ञा दी, वहीं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीजवपन काल कहा। और पंडित राहुल सांकृतायन जी ने इसको सिद्ध सामंत युग के नाम से पुकारा। तथा मिश्र बंधुओं ने इसे जहां आरंभिक युग कहा, तो वहीं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसे प्रारंभिक युग की संज्ञा दी। तो आदिकाल के इतने सारे नामों के विषय में आज हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। इनके विषय में जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि परीक्षाओं में इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आदिकाल को अन्य और कितने नामों से जाना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हुए आदिकालीन साहित्य की ओर नजर डालते हैं। तो आदिकालीन साहित्य को पढ़ने से पूर्व हमें आदिकाल की जो प्रवृत्तियां रही हैं, जो विशेषताएं रही हैं, उनको भी जान लेना चाहिए। तो आदिकालीन साहित्य में जो विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं, उसमें सर्व प्रमुख विशेषता है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आश्रयदाताओं की प्रशंसा इसलिए कहा गया क्योंकि इस काल में जो भी कवि होते थे वो किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे। तो इसलिए वे अपने आश्रयदाता की प्रशंसा किया करते थे। तो अपने आश्रयदाताओं की श्रेष्ठता तथा उनके जो विरोधी राजा होते थे, जो विपक्षी राजा होते थे, उनकी हीनता का वे अतिशयोक्तिपूर्ण से बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया करते थे। इसीलिए इसे जो है आश्रयदाताओं की प्रशंसा कहना उचित होगा। अब हम इस युग की दूसरी विशेषता को अगर देखें तो वो है युद्ध वर्णन में सजीवता। इस युग की दूसरी विशेषता है युद्ध वर्णन में सजीवता।
इस काल में क्योंकि जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो सभी किसी न किसी वीर राजाओं को आधार बनाकर लिखे गए, इसीलिए इस काल में हमें जो भी युद्ध वर्णन मिलते हैं वो सजीव से प्रतीत होते हैं। इस काल के युद्धों को अगर हम देखें, अगर उसको हम रचना में पढ़ें तो उस रचना में पढ़ते समय हमें ऐसा प्रतीत होगा मानो कवि उन युद्धों का आंखों देखा वर्णन कर रहा हो। अब इस युग की तीसरी विशेषता है वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। इस युग के साहित्य में यद्यपि सभी प्रकार के रसों का समावेश है, सभी प्रकार के रसों का प्रयोग कवियों ने किया है, किंतु वीर और श्रृंगार रस को प्रधान रस के रूप में स्वीकार किया है। प्रधान मतलब मुख्य रस के रूप में स्वीकार किया है, उनको मुख्य प्रकार से स्थान दिया है। क्योंकि इस काल में युद्धों का वर्णन किया गया, राजाओं की वीरता का वर्णन किया गया, तो इसलिए वीर रस की प्रधानता तो होगी ही। वहीं दूसरी तरफ इस काल में जो भी युद्ध लड़े जाते थे वो या तो राजाओं की शौर्य प्रदर्शन के लिए लड़े जाते थे या किसी न किसी राजकुमारी से विवाह करने के लिए लड़े जाते थे। तो इस कारण से यहाँ श्रृंगार रस भी हमें देखने को मिलता है। अतः यह कहना अनुचित नहीं होगा कि इस काल में वीर और श्रृंगार रसों की प्रधानता देखने को मिलती है। अब इस काल की अगर हम चौथी विशेषता को देखें तो वो ये है कि डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। अब ये डिंगल भाषा क्या है? अपभ्रंश और राजस्थानी दो भाषाओं के मिश्रण से डिंगल भाषा बनी और अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के मिश्रण से पिंगल भाषा बनी। तो आदिकालीन साहित्य में इन्हीं भाषाओं का प्रयोग देखने को मिलता है। किन भाषाओं का प्रयोग देखने को मिलता है? डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। इस काल की एक जो अन्य विशेषता है वो ये है कल्पना की प्रचुरता। इस काल में हालांकि ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बना करके रचनाएं की गई हैं, लेकिन ऐतिहासिकता कम और कल्पना अधिक देखने को मिलती है। अब एक और विशेषता है इस काल की, वो है राष्ट्रीय भावना का अभाव। अब इस काल में वैसे तो बहुत सारी वीरता से युक्त रचनाएं की गई, राजाओं की वीरता का वर्णन किया गया, लेकिन सभी राजा अपने अपने राज्यों तक ही सीमित थे। उनमें एक राष्ट्रीय एकता की भावना का अभाव देखने को मिलता है। सभी केवल अपने राज्य के लिए लड़ते थे, अपने राज्य की सुरक्षा चाहते थे। पूरे भारतवर्ष की सुरक्षा में कभी भी उन्होंने अपना योगदान नहीं दिया। इसलिए इस युग के जो साहित्य है उसमें हमें राष्ट्रीयता की भावना का अभाव देखने को मिलता है। अब इस काल की एक जो अन्य विशेषता है वो ये है कि रासो ग्रंथों की अधिकता। इस युग में जितनी भी रचनाएं की गई उसमें रासो ग्रंथ अधिक मात्रा में लिखे गए हैं और उन ग्रंथों में किसी न किसी राजा की वीरता का वर्णन किया गया है। जैसे पृथ्वीराज रासो में जहाँ पृथ्वीराज चौहान की शौर्य और वीरता का वर्णन किया गया है, वहीं पर परमाल रासो, बीसल देव रासो, खुमान रासो जैसे अनेक रासो साहित्य लिखे गए। तो बच्चों, आज हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास, उसका काल विभाजन, नामकरण तथा आदिकाल के विषय में जानकारी प्राप्त की। अब हम अगली कक्षा में इसके आगे की जानकारी प्रदान करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए।